हेलो एवरीवन हेलो एवरीवन वेलकम टू कीस्टोन लाइफ साइंसेज। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग सेल सिग्नलिंग के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। और वहाँ पे जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं सेल सिग्नलिंग में, जो जो कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, हम लोगों ने सबके बारे में लास्ट 2 लेक्चर्स में बात की, ठीक है। जब मैं आपको अपना इंट्रोडक्टरी लेक्चर पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि सिग्नल्स को उनके नेचर के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो सिग्नल्स होते हैं उनको उनके नेचर के अकॉर्डिंग 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक को हम लोगों ने कहा था फिजिकल सिग्नल्स, दूसरों को हमने कहा था केमिकल सिग्नल्स, ठीक है। और फिर केमिकल सिग्नल्स को हम लोगों ने फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। केमिकल सिग्नल्स को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया, ठीक है। एक को हम लोगों ने कहा हाइड्रोफोबिक सिग्नल्स, हाइड्रोफोबिक सिग्नल्स, और दूसरे को हम लोगों ने कहा हाइड्रोफिलिक सिग्नल्स, हाइड्रोफिलिक सिग्नल्स, ठीक है। हाइड्रोफोबिक सिग्नल्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये लिपिड सॉल्युबल होते हैं और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के साइटोसॉल में पहुंच जाते हैं, और इनके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो इंट्रासेलुलर होते हैं। ये इनसे बाइंड करते हैं और ज्यादातर जीन लेवल पे काम करते हैं। इनके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है। दूसरी कैटेगरी जो मैंने आपको बताया था दैट इज द हाइड्रोफिलिक सिग्नल मॉलिक्यूल्स। मैंने आपसे कहा था ये हाइड्रोफिलिक होते हैं और साइज में थोड़े बड़े भी होते हैं, जिसकी वजह से ये जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लिपिड बाइलेयर होती है, लिपिड बाइलेयर होती है, तो लिपिड सॉल्युबल तो है नहीं, तो इस हाइड्रोफोबिक कोर को क्रॉस नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से ये सेल के अंदर नहीं जा पाते हैं, ठीक है। तो ऐसे सिग्नल्स जो सेल्स के पास में आते हैं उनको सेंस करने के लिए वहां पे डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं सेल सरफेस रिसेप्टर्स, सेल सरफेस रिसेप्टर्स, ठीक। ये सारी बातें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कर लिया था, ठीक है। फिर सेल सरफेस रिसेप्टर मैंने आपको 3 तरह के रिसेप्टर्स बताए थे, आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर, जी प्रोटीन कपुल्ड रिसेप्टर्स, और इसके अलावा एक एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर, ठीक है। तो अब हम लोग 1 बाय 1 उन्हीं रिसेप्टर्स के बारे में आगे आने वाले कुछ लेक्चर्स में बात करेंगे। सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा बात करेंगे, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग बिल्ड करेंगे जीपीसीआरस के बारे में, जी प्रोटीन कपुल्ड रिसेप्टर्स के बारे में, ठीक है। तो जी प्रोटीन कपुल्ड रिसेप्टर्स जो होते हैं इनके बारे में पहले कुछ बेसिक सी चीजें हम लोग जान लेते हैं। दे आर द लार्जेस्ट फैमिली ऑफ सेल सरफेस रिसेप्टर, they are the largest family of cell surface receptor। जितने भी सेल सरफेस रिसेप्टर्स पाए जाते हैं उनमें सबसे लार्जेस्ट फैमिली कौन है? जीपीसीआर है। जीपीसीआर आर फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। जितनी भी यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं सब में ये पाए जाते हैं, और मोस्ट ऑफ द केसेस में ये नर्व सेल्स जो होती हैं उनके पास में पाए जाते हैं। इसका मतलब ये ज्यादातर न्यूरोलॉजिकल सिग्नल्स जो होते हैं उनको ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। मैक्सिमम कहाँ पे पाए जाते हैं? मैक्सिमम ये नर्व सेल्स में पाए जाते हैं, ठीक। ये नर्व सेल्स में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद दे सेंस ए लार्ज वेराइटी ऑफ सिग्नल मॉलिक्यूल्स, लार्ज वेराइटी ऑफ सिग्नल मॉलिक्यूल्स, क्योंकि लार्जेस्ट फैमिली है तो सबसे ज्यादा सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को सेंस करते हैं। और उन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स में दैट इंक्लूड्स न्यूरोट्रांसमीटर्स, हार्मोन्स, photons of light, टेस्ट, ऑर्डर, ये सारे सिग्नल्स जो आते हैं उन सभी को कौन सेंस करता है? जीपीसीआर सेंस करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जीपीसीआर जो होते हैं ये मेडिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या फिर हम लोग कहें
तो फार्माकोलॉजिकली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फार्माकोलॉजिकली फार्माकोलॉजिकल पर्पस। क्यों फार्माकोलॉजिकल पर्पस से ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ऑलमोस्ट 30% ड्रग्स जो ह्यूमन में यूज की जाती हैं उन सभी के जो रिसेप्टर्स होते हैं दैट इज द जीपीसीआर, ठीक है। उन सभी के रिसेप्टर्स जो होते हैं वो जीपीसीआर होते हैं, ठीक है। अब जीपीसीआर की खास बात क्या होती है? हम लोग इनको जीपीसीआर क्यों कहते हैं, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे इनके नाम से पता चल रहा है दे आर कपल्ड विद अ जी प्रोटीन, ठीक। यहाँ पे ये जी प्रोटीन के साथ में कपल्ड होते हैं जिसकी वजह से इनको जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स कहते हैं, ठीक है। तो इन रिसेप्टर्स की खास बात क्या होती है? जीपीसीआर transmit the signal to the effector proteins by an intermediate by the activation of an intermediate G प्रोटीन, या हम लोग कहें तो इंटरमीडिएट जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन्स called heterotrimeric जी प्रोटीन्स, हेटेरोट्राइमेरिक जी प्रोटीन्स, ठीक। तो यहां पे मैंने इस लाइन का मतलब ये हुआ कि जीपीसीआर जब किसी सिग्नल को सेंस करते हैं, ठीक है, जीपीसीआर जब किसी सिग्नल को सेंस करते हैं तो वो एक इफेक्टर प्रोटीन को एक्टिवेट करते हैं। बहुत सारी इफेक्टर प्रोटीन्स हो सकती है जिनको जीपीसीआर एक्टिवेट करते हैं, आगे चल के इनके बारे में बात करूंगा। मैंने आपको सिग्नल ट्रांसडक्शन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि जो भी सिग्नल आता है वो ट्रांसड्यूस होने के बाद अल्टीमेटली एक इफेक्टर प्रोटीन को एक्टिवेट करता है, ठीक है। उसी तरह से जीपीसीआर जब एक्टिवेट होते हैं तो वो एक इफेक्टर प्रोटीन को एक्टिवेट करते हैं, लेकिन उन इफेक्टर प्रोटीन्स को एक्टिवेट करने से पहले वो एक जी प्रोटीन को एक्टिवेट करते हैं, जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन को एक्टिवेट करते हैं, ठीक। और ये जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन जब एक्टिवेट हो जाती है तब ये फर्दर जाकर के इफेक्टर को एक्टिवेट करती है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया कि दे ट्रांसमिट दिस सिग्नल बाय एन इंटरमीडिएट जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन कॉल्ड हेटेरोट्राइमेरिक जी प्रोटीन, ठीक, हेटेरोट्राइमेरिक जी प्रोटीन। यहाँ पे एक नया टर्म आया हेटेरोट्राइमेरिक जी प्रोटीन, इसके बारे में अभी मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ। उससे पहले थोड़ा सा मैं यहाँ पे रिसेप्टर्स के बारे में आपको कुछ चीजें और बता देता हूँ कि स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जो हमारा जीपीसीआर का स्ट्रक्चर होता है थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। तो अगर हम लोग जीपीसीआर के स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहली बात तो ये इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, आपको पता है इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, क्योंकि सारे रिसेप्टर्स मैंने आपको बताया था जितने भी ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स होते हैं सब के सब क्या होते हैं, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं। सिंथेसाइज कहाँ पे होंगे? कॉमन सेंस की बात है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसाइज होते हैं और फिर इनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक सेक्रेटरी पाथवे के थ्रू भेजा जाता है। ये सारी चीजें मैंने आपको सेक्रेटरी पाथवे में बताया हुआ है, ठीक है। सो दीज आर द इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, जितनी भी इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है उसमें 3 क्रिटिकल डोमेन्स होते हैं। एक एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन होगा, ठीक है, जो एक्सोप्लाज्म या फिर कहें कि आप लोग कहें कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को फेस करेगा। दूसरा एक मेम्ब्रेन स्पैनिंग डोमेन होगा जो मेम्ब्रेन को स्पैन करने में हेल्प करेगा और वहां पे बहुत सारे क्या होंगे, अल्फा हेलाइसेस
अल्फा हेलाइसेज होंगे जो कि मेम्ब्रेन को स्पैन करने में हेल्प करेंगे। और तीसरा रीजन होगा साइटोसोलिक रीजन। ठीक है, तो ये 3 रीजन होते हैं। ठीक है, जीपीसीआर के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि ये बहुत ही लार्ज वैरायटी के सिग्नल्स को सेंस करते हैं, बहुत सारे सिग्नल्स को सेंस करते हैं। लेकिन अगर हम लोग इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये एक कॉमन टाइप का स्ट्रक्चर ही फॉलो करते हैं। सारे के सारे जीपीसीआर एक कॉमन टाइप का स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। ठीक है, उस कॉमन टाइप के स्ट्रक्चर में दे आर मेड अप ऑफ ए सिंगल पॉलीपेप्टाइड, सिंगल पॉलीपेप्टाइड के बने होते हैं। ठीक, और ये जो सिंगल पॉलीपेप्टाइड होती है इसमें 7 अल्फा हेलाइसेस होते हैं। ठीक है, इनके पास हैविंग 7 मेम्ब्रेन स्पैनिंग अल्फा हेलाइसेस, और ये 7 बार मेम्ब्रेन को स्पैन करते हैं, इसीलिए इनको 7 पास रिसेप्टर भी कहा जाता है। 7 पास रिसेप्टर 7 बार, क्योंकि 7 मेम्ब्रेन स्पैनिंग अल्फा हेलाइसेस है, मतलब ये 7 बार मेम्ब्रेन को स्पैन करते हैं, इसलिए 7 पास रिसेप्टर्स या फिर सर्पेंटाइन रिसेप्टर्स, सर्पेंटाइन रिसेप्टर्स भी बोलते हैं इनको, सर्पेंटाइन रिसेप्टर्स बोलते हैं। बना के आपको दिखा देता हूं। ठीक है, सपोज दैट ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये ईसीएम है और ये साइटोसोल। ठीक है, तो मैंने आपको कहा कि जो हमारे जीपीसीआर होते हैं वो 7 टाइम्स मेम्ब्रेन को स्पैन करते हैं। 7 मेम्ब्रेन स्पैनिंग अल्फा हेलाइसेस होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 मेम्ब्रेन स्पैनिंग अल्फा हेलाइसेस होते हैं। और खास बात ये होती है इनका जो एन टर्मिनस होता है वो ईसीएम की तरफ होता है। एन टर्मिनस किसकी तरफ होता है? ईसीएम की तरफ होता है, और सी टर्मिनल साइटोसोल की तरफ होता है। ठीक है, तो ये 7 पास मैंने आपको दिखा दिया। 7 मेम्ब्रेन स्पैनिंग अल्फा हेलाइसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इसको H1 से H7 तक डिनोट किया जाता है, मतलब हेलिक्स 1, हेलिक्स 2, हेलिक्स 3, हेलिक्स 4, हेलिक्स 5, हेलिक्स, इस तरह से इनको डिनोट किया जाता है। ठीक, तो 7 पास ये मेम्ब्रेन स्पैनिंग अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, सिंगल पॉलीपेप्टाइड के बने होते हैं। ठीक है, इनको सर्पेंटाइन रिसेप्टर्स भी कहा जाता है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। इनके स्ट्रक्चर के बारे में मुझे इतना बताना था आपको, और यही सबसे इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, इसके बाद बात आती है कि मैंने कहा कि ये जो भी जीपीसीआर्स होते हैं ये एक हेटेरोट्राइमेरिक जी प्रोटीन्स के साथ में कपल्ड होते हैं। मैंने बहुत बार आपको जी प्रोटीन्स के बारे में बताया हुआ है। जी प्रोटीन्स के बारे में मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है। ठीक, मैंने आपको बताया भी होगा कि जी प्रोटीन्स 2 तरह की होती हैं। एक को हम लोग कहते हैं स्मॉल जी प्रोटीन्स या मोनोमेरिक जी प्रोटीन, मोनोमेरिक जी प्रोटीन्स। ठीक, और एक होती है हेटेरोट्राइमेरिक जी प्रोटीन्स, हेटेरोट्राइमेरिक जी प्रोटीन्स। थोड़ी सी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा ब्राइटनेस में प्रॉब्लम आ रही होगी, तो थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कीजिएगा इसको। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे कि जो जी प्रोटीन्स होती हैं दैट इज मैंने उनको बताया कि 2 क्लासेस में इनको क्लासिफाई किया था कि स्मॉल मोनोमेरिक जी प्रोटीन्स होती हैं और एक लार्ज हेटेरोट्राइमेरिक जी प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, और मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो हमारे जीपीसीआर्स होते हैं वो हेटेरोट्राइमेरिक जी प्रोटीन्स के साथ में कपल्ड होते हैं। ठीक है, किसके साथ में कपल्ड होते हैं? हेटेरोट्राइमेरिक जी प्रोटीन्स के साथ। ठीक, इनको हेटेरोट्राइमेरिक जी प्रोटीन्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 3 डिफरेंट सब यूनिट से मिलकर के बनी होती हैं। 3 डिफरेंट सब यूनिट्स से मिलकर के बनी होती हैं। ठीक है, और वो जो 3 डिफरेंट सब यूनिट्स होती हैं उनको कहा जाता है अल्फा सब यूनिट, बीटा सब यूनिट एंड गामा सब यूनिट। ठीक, इन 3 सब यूनिट से मिलकर के बनी होती हैं। कुछ इस तरह से अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से इनको दिखाया जाता है।
कहीं कहीं पे इनको इस तरह से दिखाया जाता है, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक, और ये मेम्ब्रेन एंकर्ड प्रोटीन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एंकर्ड रहती है। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एंकर्ड रहती है। तो किस तरह से जी प्रोटीन के साथ में कपल्ड रहती है, मैं थोड़ा सा आपको बना के दिखाता हूँ कि जी प्रोटीन्स किस तरह से यहाँ पे जीपीसीआर के साथ में एंकर्ड रहती है। ठीक, सपोज दैट ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और यहाँ पे एक जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है। अब मैं यहाँ पे सर्पेंटाइन नहीं बनाऊंगा, मैं जस्ट एक जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर आपको सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूँ। ये जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है, क्या है ये, GPCR। ठीक, इसके साथ में एक जी प्रोटीन कपल्ड होगी। ठीक है, और वो कुछ इस तरह से कपल्ड होती है, यहाँ पे मेम्ब्रेन से एंकर्ड रहेगी ये, और इसके पास ये इस तरह से तीनों सब यूनिट्स होंगी। ठीक है, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक, ये सब यूनिट्स होती हैं। जब कोई सिग्नल आकर के जीपीसीआर से बाइंड करता है, ठीक है, तो जीपीसीआर का कन्फॉर्मेशन चेंज होता है और वो इस जी प्रोटीन को एक्टिव करता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग रिकॉल कीजिए, मैंने आपको बताया था कि कोई भी जी प्रोटीन्स अपने एक्टिव कन्फॉर्मेशन में कब आती है, जब वो जीटीपी बाउंडेड फॉर्म में आती है। ठीक, जी प्रोटीन को मैंने कहा था, जी प्रोटीन्स जो होती हैं वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। मैं बार बार ये चीज़ आपको बताता हूँ ताकि आप लोगों को याद हो। एक तो जीटीपी बाउंड फॉर्म और दूसरा जीडीपी बाउंड फॉर्म। ये वाला एक्टिव फॉर्म होता है और ये वाला इनएक्टिव फॉर्म होता है। ठीक है, तो मोनोमेरिक जी प्रोटीन्स के केस में तो एक सिंगल सब यूनिट होती है, वहीं से जीटीपी भी बाइंड करता है, और जब ये इनएक्टिव होती है तो यहीं से जीडीपी भी बाइंड कर जाता है। ठीक, मोनोमेरिक के केस में मैंने आपको ऐसा बताया है। लेकिन अगर हम लोग बात करें इस हेट्रोट्राइमेरिक जी प्रोटीन्स की, तो इसमें 3 सब यूनिट हैं, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक, तो इस हेट्रोट्राइमेरिक जी प्रोटीन की जो अल्फा सब यूनिट होती है, अल्फा सब यूनिट होती है, इस अल्फा सब यूनिट के पास जीटीपी या फिर जीडीपी बाइंडिंग साइट होती है। जीडीपी बाइंडिंग साइट कहां पे होती है, अल्फा सब यूनिट के पास। ठीक है, तो रेस्टिंग स्टेज में क्या होता है, रेस्टिंग स्टेज में जब हेट्रोट्राइमेरिक जी प्रोटीन्स होती हैं, जब रेस्टिंग स्टेज में होती हैं, तब वो अक्सर जीडीपी बाउंड फॉर्म में होती हैं। किस फॉर्म में होती हैं, जीडीपी बाउंड फॉर्म में होती है। मतलब ये हेट्रोट्राइमेरिक जी प्रोटीन है, अगर ये इसकी अल्फा सब यूनिट है, बीटा है और ये गामा सब यूनिट है, तो रेस्टिंग फेज में जो हमारी अल्फा सब यूनिट होती है वो जीडीपी से बाउंड फॉर्म में होती है। ठीक है, जब तक कोई सिग्नल नहीं आया है, और ये हेट्रोट्राइमेरिक फॉर्म में रहेगी। ठीक, जैसे ही सिग्नल आया, सिग्नल आया और किससे बाइंड किया, जीपीसीआर से, जीपीसीआर से बाइंड किया। ठीक है, अब जब सिग्नल जीपीसीआर से बाइंड किया तो सबसे पहले क्या होगा, जीपीसीआर का कन्फॉर्मेशन चेंज होगा, कन्फॉर्मेशन चेंज होगा, और जैसे कन्फॉर्मेशन चेंज होगा ये जीपीसीआर एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक, स्टार का मतलब यहाँ पे एक्टिवेट। अब जब ये जीपीसीआर एक्टिवेट हो जाएगा तब ये क्या करेगा, यहाँ पे जो अल्फा सब यूनिट से जीडीपी बाउंड है उसको जीटीपी से एक्सचेंज कर देगा। मतलब जीडीपी यहाँ से निकल जाएगा, जीडीपी यहाँ से निकल जाएगा, और यहाँ अल्फा सब यूनिट से आकर के क्या जुड़ जाएगा, जीटीपी आकर के जुड़ जाएगा। ठीक, और जैसे ही जीटीपी आकर के अल्फा सब यूनिट से जुड़ता है, ये सारी सब यूनिट्स डिसोसिएट हो जाती हैं। ठीक है, तो होता क्या है, जब डिसोसिएट होती हैं तो यहाँ पे जी, बीटा और गामा सब यूनिट जो है वो रिलीज आउट हो जाती हैं, ये बाहर निकल जाती हैं। ठीक है, ये इसको छोड़ देती हैं, और जो हमारी अल्फा सब यूनिट है वो एक्टिवेटेड फॉर्म में आ जाती है, अल्फा जीटीपी, ये क्या है, एक्टिवेटेड फॉर्म में आ जाती है। ठीक, अब ये अल्फा जीटीपी जो हेट्रोट्राइमेरिक जी प्रोटीन का पार्ट है, ये अल्फा जीटीपी जाएगा और अपने इफेक्टर से बाइंड करेगा, इफेक्टर प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा। तो इस तरह से जो हमारे जीपीसीआर होते हैं, मोटा मोटा मैंने आपको बताया, सिग्नल जीपीसीआर से बाइंड करेगा, कन्फॉर्मेशन चेंज होगा,
ये क्या करेगा, ट्रिगर करेगा अल्फा सब यूनिट को कि वो अपने जीडीपी को जीटीपी से एक्सचेंज कर दे। जैसे ही जीडीपी को जीटीपी से एक्सचेंज करेगा, जीटीपी निकल जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे जीपीसीआर जो है वो इस अल्फा सब यूनिट के लिए किसकी तरह काम कर रहा है, ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर की तरह। ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर, मैंने आपको ये टर्म बताया होगा न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट में, ठीक है। अगर आपने उस लेक्चर को पढ़ा होगा तो ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर्स क्या करते हैं, वहां पे मैंने डिटेल में सारी चीजें बताया, ठीक है। तो ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर क्या करते हैं कि एक ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड को दूसरे ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड से चेंज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने कहा कि जीडीपी बाउंडेड फॉर्म में था और जैसे ही रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ ये अपने जीटीपी बाउंडेड फॉर्म में आ गया और एक्टिवेट हो गया, ठीक है। अब ये अपनी इफेक्टर प्रोटीन को एक्टिवेट कर देगा। जीपीसीआर सिग्नलिंग की खास बात ये होती है कि ये बहुत ही शॉर्ट लिव्ड सिग्नलिंग होती है। जीपीसीआर सिग्नलिंग जो होती है बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होती है, बहुत थोड़े समय के लिए एक्टिवेट होती है और उसी थोड़े समय में वो अपने इफेक्टर को एक्टिवेट कर देती है और क्विक रिस्पांस देती है, किसी भी सिग्नल के लिए बहुत ही क्विक रिस्पांस प्रोड्यूस करती है, ठीक है। जैसे ही इफेक्टर प्रोटीन एक्टिवेट होगा, यहाँ पे जो हमारी अल्फा सब यूनिट है इसके पास इंट्रिंसिक जीटी पेज एक्टिविटी होती है। अल्फा सब यूनिट के पास क्या होती है, इंट्रिंसिक जीटी पेज एक्टिविटी। अल्फा सब यूनिट हैव intrinsic GT page activity। इंट्रिंसिक जीटी पेज एक्टिविटी होती है और इस इंट्रिंसिक जीटी पेज एक्टिविटी के थ्रू ये क्या करता है, इससे जो बाउंड जीटीपी है उसको ये हाइड्रोलाइज कर देता है, ठीक। अल्फा जीटीपी में जो बाउंड जीटीपी है इसको ये हाइड्रोलाइज कर देगा और यहां से क्या निकल जाएगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और ये वापस लौट आएगा किसमें, अल्फा जीडीपी फॉर्म में, मतलब अभी इनएक्टिव हो गया। और जैसे ही अल्फा जीडीपी फॉर्म में रिटर्न होके आता है, इसकी जो बाकी की तो दोनों सब यूनिट हैं वो आकर के इससे जुड़ जाती हैं, दैट इज जी बीटा गामा, ठीक है। ये आकर के इससे जुड़ जाएंगी और ये फिर से हेट्रोटाइमरिक जी प्रोटीन बना लेगा, अल्फा जीडीपी बीटा गामा। ये पूरी साइकिल चलती है। इसको कहते हैं किसी भी सिग्नलिंग पाथवे में जो इफेक्टर को स्विच ऑफ स्विच ऑन करने की जो प्रोसेस होती है ये यहाँ पे जी प्रोटीन्स मीडिएट करती हैं। जब ये जीटीपी बाउंडेड फॉर्म में आती हैं तो अपने इफेक्टर को एक्टिवेट करती हैं और जब ये जीडीपी बाउंडेड फॉर्म में आती हैं तब ये अपने इफेक्टर को इनएक्टिवेट करती हैं। इस तरह से ये पूरी प्रोसेस चलती है, ठीक है। मैंने एक एग्जाम्पल लेके आपको बताया है, ठीक है। ये जो हमारी जी प्रोटीन्स होती हैं इनको बहुत सारे क्लासेस में क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अल्फा सब यूनिट। अल्फा सब यूनिट के अकॉर्डिंग, अल्फा सब यूनिट में इनके डिफरेंस होता है, वेरिएबिलिटी होती है, जिसके थ्रू इनको डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है। तो वो कौन कौन से क्लासेस हैं, किस किस इफेक्टर प्रोटीन को एक्टिवेट करते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको एक टेबल के फॉर्म में अभी प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग उस टेबल को याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, नहीं तो मैं वो सारी चीजें आपको बना के दिखाता, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको बना के यहाँ पे वो चीजें समझा दूंगा, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा रोशनी की प्रॉब्लम हो रही है इसलिए हमें इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश करना पड़ रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग जीपीसीआर की स्टडी को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।